हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी या विकलांगता के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं। देखिए, जब भी हम इस फील्ड में आते हैं या विकलांगता के क्षेत्र में हम कुछ अध्ययन करने जा रहे हैं या अध्यापन का कार्य करने जा रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न जो होता है वो उठता है मन में, वो यही होता है कि ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से बच्चों में या बड़ों में विकलांगता आ रही है। सबके मन में ये बहुत ज्यादा इच्छा होती है जानने की कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे विकलांगता आ रही है, जिससे हमारे देश में विकलांगता की दर बढ़ती जा रही है और उन कारणों को हम किस प्रकार रोकें। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि विकलांगता के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। इन कारणों को हम 3 भागों में बांटेंगे: प्री नेटल कॉजेज, नेटल कॉजेज एंड पोस्ट नेटल कॉजेज। प्री नेटल कॉजेज के अंतर्गत हम उन कारणों को रखते हैं जो काफी हद तक माता से ही संबंधित होते हैं और जन्म से पूर्व होते हैं। अर्थात प्री नेटल कॉजेज के अंतर्गत हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो किसी बच्चे के जन्म से पूर्व होती हैं और उसके कह सकते हो आप रिजल्ट या परिणाम स्वरूप बच्चे में विकलांगता आती है। दूसरा होता है नेटल। नेटल टाइम पीरियड होता है जन्म के समय से लेके 2 से 3 दिन तक का जो समय होता है उसको हम नेटल टाइम पीरियड में रखते हैं जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है। एंड थर्ड आता है पोस्ट नेटल। ये होता है 3-4 दिन के बाद से बच्चे के लेके जब तक वो आपके पास आता है टिल दैट टाइम हम उसको पोस्ट नेटल टाइम पीरियड कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहला प्री नेटल कॉजेज, यानी जन्म से पूर्व ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से विकलांगता आ सकती है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा एज ऑफ द मदर, यानी जब किसी माता ने या जब किसी विमेन ने किसी बच्चे को कंसीव किया, गर्भ का धारण किया, तो उस समय उसकी आयु क्या थी। सबसे कह सकते हो आप रिलायबल या सबसे संतुष्ट करने वाली जो आयु होती है वो 18 से 35 वर्ष तक की होती है। 18 से कम में भी समस्या होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और 35 वर्ष के बाद भी। दूसरा आता है न्यूट्रिशन ऑफ मदर। न्यूट्रिशन ऑफ द मदर का तात्पर्य है कि पूरे 36 वीक्स तक का जो टाइम ड्यूरेशन था उस समय सीमा में माता का खान पान कैसा रहा है। आप जब भी किसी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओ तो आप देखो छोटे छोटे बैनर्स लगे होते हैं जो स्पेशली मदर सेक्शन होता है कि आप ये डाइट्स लो। आपने अपने आस पड़ोस में या अपने घरों में भी देखा होगा कि उनको अलग से वाइटामिन मिनरल्स इन सब की टैबलेट्स, कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती हैं। वो सब इसीलिए होती हैं कि शरीर की जो आहार की क्षमता है वो बढ़ जाती है जब आप किसी गर्भ को धारण करते हो या किसी बेबी को कंसीव करते हो, और उसको पूरा करने के लिए आपको न्यूट्रिशनल डाइट लेना अत्यंत आवश्यक है। हमारा थर्ड पॉइंट आता है कंसांग्यूनिटी, जिसे सामान्य भाषा में बोलते हैं मैरिजेस इन ब्लड रिलेशन। यानी अगर आप आपसी रिश्तेदारी में विवाह करते हो तो इसके कारण भी विकलांगता हो सकती है। कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे माता में कोई समस्या है जो कि पिता में नहीं है, ठीक है। उनके जो बच्चे होते हैं उनके 3 बच्चे हुए जिसमें 2 में समस्या है और 1 में नहीं है। 2 में समस्या का भी आंशिक रूप है, लेकिन अगर ये आपस में इनकी होती है तो कहीं ना कहीं बच्चे में वो पूरे लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं। ये मैंने आपको बहुत सामान्य तौर पे आनुवांशिकता का एक नियम समझाया है कि
आप भी सभी जानते हैं कि हमारे अंदर जितने भी लक्षण आते हैं वो हमें हमारे माता पिता और उन्हें उनके माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं जीन्स या हमारे शरीर में जो डीएनए होता है वो क्या करता है, क्या कहते हैं, वो लक्षणों को एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा अच्छे लक्षण ही जाएंगे। कई बार हमारे शरीर की बीमारियां, हमारी समस्याएं वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। तो अगर किसी के अंदर विकलांगता या किसी समस्या का कोई गुण है तो हो सकता है संभव अगर वैसा ही गुण और मिले तो बच्चे में विकलांगता बढ़ने की चांसेस या संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा एक घर में एक बच्चे को विकलांगता तो दूसरे को भी होती है। इसीलिए उसका सोल्यूशन होता है जेनेटिक काउंसलिंग या आनुवंशिक परामर्श। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल ट्रॉमा या शारीरिक क्षति। कई बार आपने सुना होगा कि जब माताएं ट्रेवल कर रही होती तो उन्हें बड़ी सावधानियां बरतनी होती है, उन्हें स्टेयर से उतरने को कम बोला जाता है, उन्हें ज्यादा इवन ट्रेवल करने को भी मना किया जाता है। वो इसीलिए होता है कि कहीं वो शरीर का संतुलित होने की वजह से गिर ना पड़े या उनके स्टमक में कोई चोट ना लग जाए या उन्हें कोई चोट ना लग जाए। तो वो इसीलिए होता है कि कहीं उनके अंदर जो एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टाइम ड्यूरेशन है यानी भ्रूणीय परिवर्धन जो हो रहा होता है उस समय अगर कोई क्षति लग जाती है तो उसका सीधा असर किस पे पड़ता है, बच्चे पे पड़ रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेंटल ट्रॉमा। वैसे शारीरिक क्षति थी, वैसे इसका तात्पर्य है मानसिक क्षति। आपने अक्सर सुना होगा जब बोला जाता है कि घर में अगर किसी महिला, कोई नई महिला गर्भवती है तो उसके आसपास का माहौल बहुत खुशनुमा रखा जाता है, अच्छी अच्छी बातें की जाती है। वो इसीलिए होता है कि हमारा मानसिक स्तर या हमारा मस्तिष्क जितना शांत रहेगा, जितना अच्छा महसूस करेगा, जितना खुश रहेगा, उतना ही इफेक्ट वही क्या कहते हैं उसका प्रभाव हमारे बच्चे पे पड़ेगा। इसीलिए अगर माता बहुत टेंशन में है, तनाव में है, चिंता में है तो उससे क्या होता है कहीं ना कहीं बच्चे के हार्ट रेट या बच्चे के डेवलपमेंट में प्रभाव पड़ता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हार्मोनल इम्बैलेंस अर्थात हार्मोन्स का असंतुलन। आपको पता है हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है एंडोक्राइनल सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम्स को शरीर से स्रावित करवाता है जो किसी न किसी गति को, किसी न किसी कार्य को नियंत्रित करते हैं। तो अगर असंतुलन का मतलब ये है कि ना कम और ना ज्यादा, इसकी जितनी भी स्थिति बोली गई है, जितना इसका परिमाप है ये उतना ही रहना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उस शरीर की समस्या, शरीर में उत्पन्न हुई समस्या की वजह से बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे इस समय सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारियां हैं हार्मोन्स में, थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, तो इन सब के लिए जो दवाइयां ली जाती हैं उनका भी प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्शनल डिजीजेस या संक्रामक रोग, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक समय में होता है ना कि सभी में फैल रही होती है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, निमोनिया, ये सारी, या फिर आपका फीवर हो गया, टाइफाइड हो गया, ब्रेन फीवर हो गया। ये बीमारियां जितनी ज्यादा शरीर पे माता के प्रभाव करती है उससे ज्यादा प्रभाव उसके लिए ली जाने वाली दवाइयां अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे को प्रभावित करती हैं। तो कहीं ना कहीं इन बीमारियों का सीधा तो नहीं, लेकिन हाँ आप कह सकते हो अप्रत्यक्ष रूप से वो बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा किसी भी प्रकार की दवा का सेवन जब आप करते हो तो वो दवाएं कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंगों पर प्रभाव डालती हैं, ये तो निश्चित बात है। लेकिन क्योंकि अब शरीर दर्द में है, कष्ट में है, तो दवा लेना तो अनिवार्य है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कभी भी आप जब डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो ये अवश्य पूछा जाता है कि जैसे आपके साथ आपकी कोई मदर जा रही है या सिस्टर जा रही है तो पूछा जाता है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो।
वह प्रश्न इसीलिए पूछा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को कुछ दवाइयां नहीं दी जाती हैं जिससे उनके बच्चे के विकास को कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन अगर जैसे आप दर्द में हो और इसमें आप बिना डॉक्टर से पूछे कोई पेन किलर ये ले लो तो इसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है, तो आपको ये कार्य नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विभिन्न प्रकार के, जैसे कि आप कह सकते हो मदिरा पान या कह सकते हो टबैको च्यूइंग, ये सारी चीजें जो होती है, ड्रग्स, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं माता के शरीर में प्रवेश करके बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। हमारा लास्ट पॉइंट आता है आवश्यकता से अधिक एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, क्योंकि इनके अंतर्गत जो रेज निकलती हैं, किरणें निकलती है, वो कहीं ना कहीं शरीर को प्रभावित करती है और आपके शरीर के अंदर ही एक और शरीर पल रहा है, तो अप्रत्यक्ष रूप से ये चीजें भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। तो फिर से ध्यान देंगे कि प्रीनेटल कॉजेस के अंतर्गत हम उन कारणों को रखते हैं जो बच्चे के जन्म से पूर्व उत्तरदायी होते हैं उसके विकलांग होने के लिए। कहीं ना कहीं ये कारण सारे के सारे माता के शरीर से संबंधित होते हैं और माता के शरीर में ये चाहे कह लो बैक्टीरिया है, वायरल है, दवाइयां है, प्रवेश करके अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉजेज है नेटल कॉजेज। तो नेटल कॉजेस कहीं ना कहीं वे कारण होते हैं जो बच्चे के जन्म के समय से लेके 1-2 दिन तक का उसकी समय सीमा होती है उसके अंतर्गत हो सकते हैं। क्योंकि अब आप ये जानते हो कि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान 36 वीक्स का जो टाइम है, बच्चा एक फ्लूइड में रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड उसको बोलते हैं, एक द्रव्य में रहता है और उसके बाद उसको तुरंत उससे बाहर निकाल दिया जाता है। आपको ये अच्छे से पता है कि प्लेसेंटा नाम की कह सकते हो एक तार एक होता है जो बच्चे को मां से जोड़े रखता है, उसी के माध्यम से ऑक्सीजन, फूड सप्लाई, ब्लड सप्लाई, हर एक चीज हो रही होती है। तो जब बच्चे को बाहर निकालना होता है तो वो प्लेसेंटा को काटा जाता है और काटने के बाद बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। अब जब बच्चा बाहर आता है तो वो सुरक्षा चक्र से बाहर आ जाता है, तो ऐसे में उसे जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लग सकते हैं, उसको खुद से ऑक्सीजन लेनी है, शरीर की जितनी संतुलित आहार की आवश्यकता है वो सारी खुद से पूरी करनी है। तो इस समय में सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है बीमारियां लगने की या किसी तरीके की कोई क्षति पहुंचने की। तो ये वो पूरा समय होता है जिसमें आपको बच्चे का बहुत ध्यान रखना होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्री मेच्योरिटी। प्री मेच्योरिटी का तात्पर्य है कि बच्चे का समय से पूर्व हो जाना। ज्यादातर जो एक सामान्य डिलीवरी का टाइम होता है वो 36 वीक्स होता है, लेकिन आप कह सकते हो कि 28-29 वीक्स में, या आप सामान्य भाषा में बोलते सतवासा बच्चा अगर हो जाता है तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि वो सुरक्षा चक्र से अपने परिपक्व या अपने कंप्लीट होने से पहले आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी स्ट्रांग और मजबूत नहीं होती, तो उसको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, उसका विकास थोड़ा सा स्लो हो सकता है, विकास की दर धीमी हो सकती है, तो ये सारी समस्याएं उसको हो सकती हैं। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट आता है प्लेस एंड टाइम ऑफ डिलीवरी, अर्थात आप जो डिलीवरी करवा रहे हो किस स्थान पर करवा रहे हो और उसमें कितना समय लगा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले के जमाने में ज्यादातर होता था कि घर पे डिलीवरियां हो जाती थी, लेकिन कई बार होता है कि अगर बच्चे को तुरंत जन्म के बाद कोई समस्या तो उसका पता नहीं चल पाता था। लेकिन आज के टाइम पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो अच्छे से उसका इलाज कराते हैं। तो आप जब उसको अस्पताल में कराते हो तो अगर जन्म के समय कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कोई दुर्घटना होने वाली होती है, तो डॉक्टर उसको पहले से ही नियंत्रित कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है, जो लेबर पेन का टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा बढ़ जाता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं होता है ना, वो पूरी तरह से निकल पा रहा है ना वो रुक पा रहा है, तो उस समय बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं।
तो ये सारी जानकारियां लेना बहुत जरूरी है कि किस स्थान पर कराई और कैसे कराई। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डिलीवरी, अर्थात किस प्रकार से आपने डिलीवरी कराई, नॉर्मल हुई है, सिजेरियन अर्थात जो प्रॉपर सर्जरी यानी माता का पेट में कट लगा के और बच्चे को निकाला जाता है। आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से भी इस्तेमाल करके बच्चे को निकाला जा रहा है। तो ऐसा कई बार होता है कि सिजेरियन इंस्ट्रूमेंटल में कई बार कुछ हो जाता है कि जैसे बच्चे के मस्तिष्क पे कोई चोट लग गई हो या कुछ इस तरीके की दुर्घटना हो गई हो, तो इसलिए ये पूछना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बर्थ एस्फिक्सिया या डिलेड क्राई। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो नेटल कॉजेज में उत्तरदायी होता है। डिलेड क्राई या बर्थ एस्फिक्सिया का तात्पर्य, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम प्लेसेंटा कट करते हैं और बच्चे को बाहर निकालते हैं तो वो एक सुरक्षा चक्र से बाहर आ गया। अभी तक उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही थी, मदर की प्लेसेंटा से। अब जब प्लेसेंटा आप कट करते हो, आपने देखा होगा बच्चे को हिट किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि अब बच्चा इस वातावरण में आके अपने आप से ऑक्सीजन ले। और ऑक्सीजन क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है सेल्स यानी कोशिका, उसका भोजन है। शरीर के हर अंग में कोशिकाएं, आपको पता है, अगर उसे अपना भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कार्य करना बंद कर देगी। और सेल से ही मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ही ऑर्गन बनते हैं, आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अंग भी कार्य करना बंद कर देगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा प्रभावित होगा। तो जन्म के तुरंत बाद अगर बच्चा नहीं रोता है या पूरी तरह से, एक कुछ होता है, कुछ बच्चे बहुत हल्के से रोते हैं, नहीं पता चलता, धीमे से रोता है, तो शरीर की जो बाहरी सतह है वो नीली पड़नी शुरू हो जाती है। और नीले रंग का मतलब ही यही है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ज्यादातर ये देखा जाता है कि हमारे जो लोअर ऑर्गन है, जैसे कि लीवर, किडनी, वहां से डैमेज होना शुरू होता है और धीरे धीरे ऊपर आता है। मस्तिष्क तक आने में थोड़ा समय लगता है। तो ज्यादातर अगर बहुत लेट हो गया तभी हमारे ब्रेन पर डैमेज पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जो होती हैं वो येलो कलर के पिगमेंट यानी बिलिरुबिन में बदल जाती हैं। और ये बिलिरुबिन क्या होता है, हमारी स्किन में एक येलो कलर का आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो बोलते हैं ना, शरीर पीला पड़ रहा है, आंखें पीली पड़ रही हैं, नेल्स पीले पड़ रहे हैं, वो होता है। तो बच्चों को ये होता ही होता है और इसीलिए इसको स्पेशली एक टर्म दिया जाता है नियोनेटल जॉन्डिस। तो नियोनेटल जॉन्डिस 2 प्रकार का होता है। जो फिजिकल नियोनेटल जॉन्डिस होता है ये 2 से 3 या मैक्सिमम 4 दिन तक होता है। ठीक है, आप 2 से 3 दिन तक का टाइम ड्यूरेशन मानिए इसे। और अगर 3 दिन तक ये ठीक नहीं होता तो ये किस में बदल जाता है, पैथोलॉजिकल में। यानी मैक्सिमम 3 डेज या 4 डेज से ज्यादा हो जाता है तो ये पैथोलॉजिकल में बदल जाता है। फिजिकल जॉन्डिस होने पे ज्यादातर क्या होता है, पहले के जमाने में लोग बोलते थे ना कि सूरज की रोशनी दिखा दो, थोड़ा सा सही हो जाएगा। आज के टाइम पे क्या होता है, उनको एक ग्लास बॉक्स में रखा जाता है जिसमें एक रॉड्स लगे होते हैं और उस रॉड से जनरेट की जाती हैं यूवी रेज, जो कि सूरज की रोशनी का काम करती है। हाँ, शरीर के कुछ नाजुक हिस्से जो होते हैं उन्हें कवर अप कर दिया जाता है। एक उचित समय पे उचित वेवलेंथ की वेव्स निकाली जाती है जिससे बच्चे को कोई हार्म नहीं होता। और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, उसे बोलते हैं फोटोथेरेपी। इसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब ये फिजिकल जॉन्डिस ठीक नहीं होता तो वो कन्वर्ट होता है पैथोलॉजिकल में, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, शरीर के खून को बदलना पड़ता है। एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है जिसे बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में शरीर में एक तरफ से ब्लड चढ़ रहा होता है, दूसरी तरफ से निकल रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि पूरा पूरा ब्लड बदला जाता है और जॉन्डिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें क्या होता है, कई बार जो बिलिरुबिन है वो जहां जहां एकत्रित हो जाता है, जहां जहां रह जाता है, तो उसका प्रभाव शरीर के अंगों पर पड़ता है। तो ये वाली थोड़ी स्थिति गंभीर हो जाती है।
तो इस तरीके से हमने डिस्कस की नेटल कॉजेज। अच्छा, कई बार होता है जन्म के तुरंत बाद 1 से 2 दिन में बच्चों को निमोनिया की भी बहुत शिकायत हो जाती है। कोल्ड एंड कफ बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, या जो फ्लूइड है वो बच्चे ने सोलो कर लिया है, पी लिया है, तो उसकी वजह से भी निमोनिया की शिकायत हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो अभी तक हमने नेटल कॉजेज में क्या क्या डिस्कस कर लिया कि बच्चे का जन्म कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, किस समय हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है, उसको जन्म के बाद वो रोया कि नहीं रोया, शरीर तो पीला नहीं पड़ गया, किसी प्रकार की अन्य वायरल और बैक्टीरियल फीवर इन्फेक्शन तो नहीं हुए। तो ये सारे किस में आ गए, नेटल कॉजेज में। अब हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट नेटल कॉजेज में। तो पोस्ट नेटल कॉजेज ज्यादातर आप कह सकते हो एडल्ट्स में भी जो विकलांगता होती है उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें माता से जुड़े हुए या जन्म से जुड़े हुए कोई बिंदु नहीं होते, ये उसके बाद की सारी चीजें होती है, और ज्यादातर क्या होती है, मेडिकल हिस्ट्री होती है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि शरीर में कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है आपका मस्तिष्क, ब्रेन, तो इसमें हम हेड इंजरी को एक अलग कॉलम देते हैं। हेड इंजरी यानी शरीर में किसी प्रकार की कोई चोट लग गई हो। नेक्स्ट आता है एनी टाइप ऑफ फिजिकल ट्रॉमा, किसी प्रकार की कोई शारीरिक क्षति या एक्सीडेंट हुआ हो। फिजिकल डैमेज या कोई एक्सीडेंट इत्यादि के माध्यम से कोई दिक्कत हुई हो। नेक्स्ट आता है मेंटल ट्रॉमा, यानी जीवन में हुई किसी घटना का बहुत चिंता हो, बहुत तनाव हो, कोई शॉक लगा हो, उसका इफेक्ट हो। उसके आगे बढ़ते हैं इन्फेक्शनल डिजीजेस, संक्रामक बीमारियां हैं, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू, ये निमोनिया, ये सारी प्रकार की, अगर कोई ब्रेन फीवर, ऑब्वियसली मेनिंजाइटिस, एंकेफेलाइटिस, इस तरीके की कोई बीमारियां हैं और इनके लिए ली जाने वाली दवाइयां, इन सब का प्रभाव। इसके आगे बढ़ते हैं कई बार होता है जैसे कि बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हो आप, या कोई टबैको च्यूइंग है, या फिर कई बार होता है कोई केमिकल गलती से भी चला जाए, तो उसकी वजह से भी कई बार विकलांगता आ सकती है कि हमारे जितने भी ओरल या रेस्पिरेटरी ट्रैक वाले रास्ते हैं, या आप कह सकते हो ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं। इसके अलावा कुछ कारण होते हैं जो बेसिकली हमारे श्रवण क्षमता या हियरिंग एबिलिटी से संबंधित होते हैं, जैसे एक्सेसिव नॉइज और एक्सपोजर फॉर लॉन्ग टाइम। नॉइज एक्सपोजर फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी एक समय सीमा से ज्यादा समय तक एक एक्सेसिव नॉइज अमाउंट है, वो आगे की सेशंस में मैं आपको बताऊंगी कि वो कितना है और कितनी देर तक का है। तो कई बार लगातार शोर हमारे कानों में जाता है, जैसे कि माइल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, या आपके जो डीजेज होते हैं या म्यूजिशियंस होते हैं, तो वो कंटिन्यू जाने की वजह से भी हमारे हेयर सेल्स डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है हमारा कई बार होता है जैसे कुछ बीमारियों के लिए या कुछ कह सकते हो समस्याओं के लिए जो दवाइयां लेते हैं, उनका भी धीरे धीरे हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे 2 से 3 पेशेंट्स में मैंने ये महसूस किया था कि जब उन्होंने अपनी कह सकते हैं शुगर की मेडिसिन या थायराइड मेडिसिन या अन्य दवाइयां लेनी शुरू की, तब उन्होंने कंप्लेन किया कि मुझे धीरे धीरे सुनाई पड़ने में कमी आ रही है। तो इस तरीके की समस्याएं भी देखने को मिली है। और हमारा लास्ट पॉइंट आता है अगर, यानी जितने भी कारण अब तक हमने लिखे, इसके अलावा कोई कारण हो तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि विकलांगता के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं। इन कारणों को हमने 3 भागों में बांटा, प्रीनेटल कॉजेज, नेटल कॉजेज एंड पोस्टनेटल कॉजेज। प्रीनेटल कॉजेज वे कारण थे जो जन्म से पूर्व
उत्तरदायी होते हैं विकलांगता होने के लिए, और ज्यादातर ये माँ से संबंधित होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। नेटल कॉजेस के अंतर्गत वे बिंदु आए जो बच्चे के जन्म के समय से यानी जन्म से लेकर 2-3 दिन तक के समय सीमा तक होते हैं और ये बच्चे के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आया पोस्ट नेटल कॉजेज या जन्म के बाद वाले कारण। ये बच्चे का जब तक वो आपके पास आता है 10 साल का, 12 साल का या कोई एडल्ट पेशेंट है, तब तक की पूरी मेडिकल हिस्ट्री होती है कि कहीं उन्हें कोई इंजरी ना लगी हो, कोई दवा नहीं ली हो, कोई बीमारी ना हुई हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आपका आज का सेशन मुझे कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।